मैं निपुण मोदी। आज आप लोगों को मोदी इंस्टीट्यूट की तरफ से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी की प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको खूब सारी बातें बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा था, उसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, और आपको पेपर का पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल कराऊंगा जिससे आप लोगों को आपके आंसर चेक करने में दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ हम 5 से 6 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे पेपर का लेवल हम लोगों को पता लगा सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पेपर का लेवल कैसा आया था। तो मेरे ख्याल से पेपर आसान तो नहीं था, जो सब लोग कह रहे कि आसान था। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि जो हमारा पेपर फर्स्ट था, मैं पहले पेपर फर्स्ट को लेके चलूंगा बेस, पेपर सेकंड पे हम बाद में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, बट अभी मैं आपको पेपर फर्स्ट के बारे में बताऊंगा। पेपर फर्स्ट में जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट आया था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट वाइज चीज़ें पूछी है, जो उसके अंदर ऑथर और के बारे में पूछा है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ कुछ क्वेश्चन आसान हो सकते हैं बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन एफएम के आसान नहीं थे। साथ में अगर हम बात करें कि एएस हो गया, इंडेस हो गया, आईएफआरएस हो गया, इनके भी क्वेश्चन आसान नहीं थे। आसान इसलिए नहीं थे क्योंकि कोई भी आईएफआरएस का नाम दे दिया, उसका कोई भी आईएफआरएस के बारे में पूछ लिया, कोई भी एएस के बारे में पूछ लिया, जैसे एएस 2 के बारे में पूछा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, कि कौन सा एएस 2 के अंदर कवर नहीं होगा। तो मैं इसको आसान इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा था कि सारी चीज़ें कवरेज करना पॉसिबल नहीं था। सारी चीज़ें कवरेज करना पॉसिबल नहीं था। मे भी कुछ लोग करके गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इसको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। अब हम सबसे पहले, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पेपर आसान तो नहीं था, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 140 कट ऑफ भी नहीं जाएगी, फिर कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी। अब वो कट ऑफ कितनी जाएगी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ। मैंने जब इसको एनालिसिस किया तो मैंने ये देखा कि जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो मैंने ये देखा कि 60 क्वेश्चन एवरेज आए थे। एवरेज मतलब ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, तो 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे ख्याल से एवरेज आए थे। तो अब जब 60 क्वेश्चन एवरेज आए थे तो मैं ये मानता हूँ एवरेज क्वेश्चन में 60% मार्क्स आ जाते हैं। नेगेटिव हटाने के बाद, नेगेटिव हटाने के बाद मतलब आपके नेगेटिव मार्किंग जो भी है वो हो चुकी है उसमें से। अब जैसे आपके नेगेटिव मार्क जितने भी आ रहे थे वो उसमें से कट चुके, उसके बाद जो मार्क्स बचते मेरे ख्याल से 60 का 60%। तो मैं ये मानता हूँ अगर 60 क्वेश्चन एवरेज थे तो उसके अंदर 36 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। 60 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, उसके सही होने की एक्यूरेसी 90% के आसपास रहेगी, तो 54 ये हो गए। और मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन आराम से हार्ड थे जिसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्किंग 20% रहेगी। तो अगर हम ये सारे क्वेश्चन जोड़ते हैं तो ये हो जाएंगे 96। 96 क्वेश्चन सही होने की चांसेस रहेंगे। इसका मतलब 48 मार्क्स हो गए, जिसमें मैं मान के चलता हूँ -3 भी हो सकते हैं और +2 भी हो सकते हैं। इसका मतलब 45 से 50 मार्क्स के बीच में, 45 से 50 मार्क्स के बीच में फर्स्ट पेपर में अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। बाकी तो हम बाद में ही पता लगा पाएंगे क्या चीज़ मोर देन सफिशिएंट है क्या नहीं है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 45 से 50 इज मोर देन सफिशिएंट इन फर्स्ट पेपर। और इतने का इतना ही सेकंड में है, तो मैं ये मानता हूँ 90 क्वेश्चन, सॉरी 90 क्वेश्चन नहीं, 90 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स इन राजस्थान जीके, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 110। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 मार्क्स तक राजस्थान जीके मिलाने के बाद कट ऑफ जा सकती है। अब कुछ फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है, तो जब फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है तो वो 7 सीट है, तो उनका तो 110 पक्का ही जा सकता है। मेल कैंडिडेट का ये 118 120 तक पहुंच सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से बता रहा हूँ। बाकी जो अलग अलग कैटेगरी है उनके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाएगी, मैं जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि लेवल कैसा था, मैं ये कट ऑफ इतनी नीचे क्यों लाया। मैं आपको थोड़ा सा लेवल के बारे में बताता हूँ, जिसके लिए मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी। जैसे एक एक करके हम क्वेश्चन उठाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को बेस बना सकते हो उसके लिए। 11th नंबर को, 11th नंबर क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है
11 नंबर क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है कि कैपिटल बजटिंग के लिए क्या चीज सही नहीं है। तो कैपिटल बजटिंग के लिए क्या चीज सही नहीं है, तो अगर आप लोगों के डिटेल में स्टडी करी हुई है तो बात अलग है, जो इतने सारे चैप्टर में करनी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये मान के चलता हूँ ज़्यादातर बच्चों ने, ज़्यादातर स्टूडेंट ने सेकंड पॉइंट को सही किया होगा। उसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एनपीवी और आईआरआर प्रोवाइड द सेम रिजल्ट, और हमें पता है एनपीवी और आईआरआर सेम रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते, बट दो कंडीशन में वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक केस है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये सही निकला, देख के लग रहा था ये फॉल्स है और ये सही निकला, तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसको टिक कर दिया होगा। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में वो कहना चाह रहा है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, जिसमें एक एनपीवी से सॉल्व किया और एक आईआरआर, सॉरी दोनों एनपीवी से सॉल्व किए, दोनों आईआरआर से सॉल्व किए। एक प्रोजेक्ट एनपीवी से अच्छा आ रहा है, एक प्रोजेक्ट आईआरआर से बढ़िया आ रहा है। मतलब ए प्रोजेक्ट कहता है एनपीवी बोलता है ए प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो, आईआरआर बोलता है बी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करो। बट बात ये है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, तो जब एनपीवी कुछ और बोलता है, आईआरआर कुछ और बोलता है, तो हमें एक लेवल अप जाना होता है और कुछ रेशोज निकालने होते हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इसने कोई रेशो नहीं निकाला, सीधे आईआरआर के बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनपीवी कुछ और बता रहा है, आईआरआर कुछ और बता रहा है, और आप क्या कर रहे हो, सीधे आईआरआर के बेसिस पे उसको सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये वाला आंसर फॉल्स है, और जब ये फॉल्स है तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्यों है, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि एनपीवी डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है, आईआरआर डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जब ऐसा होता है तो कुछ रेशोज निकालने पड़ते हैं, इसमें रेशो तो निकाला नहीं, आईआरआर के बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया, इसलिए फॉल्स है। तो इसका आंसर यही होगा। और देखते हैं कुछ ऐसा ही, ये देखो आप, ये जो क्वेश्चन है हेजिंग का मतलब होता है आप अपनी रिस्क को कैसे कम कर सकते हो। आपके पास एक चीज है, उस चीज की रिस्क आप कैसे कम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज है वो है हमारे पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और मुझे इसकी रिस्क कम करनी है। तो ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म में आता है, और शॉर्ट टर्म की रिस्क कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेके कम की जा सकती है। तो शॉर्ट टर्म, वैसे तो हेजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बट इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म को अगर आपको रिस्क कम करनी है तो आप कैसे करोगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेके कम करोगे। ठीक है, और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए आप, AS2, ये AS2 का क्वेश्चन आया और पूछा AS2 किस पे नहीं लगता। तो बायोलॉजिकल इन्वेंटरीज पे नहीं लगता, तो बायोलॉजिकल इन्वेंटरीज पे नहीं लगता, ये बात AS2 के अंदर दी हुई थी। अब कोई स्टूडेंट इतना कैसे पढ़ के जा सकता है कि AS2 के अंदर का भी पढ़ ले, इतने सारे AS, इतने सारे इंडेस, इतने सारे IFRS। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आसान है जिसके देखा हुआ है, बट ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जिसके सारे AS और देखे हुए हो। तो मैं इस पॉइंट को इसलिए थोड़ा सा मुश्किल बोल रहा हूँ, क्योंकि ये AS2 के अंदर जाके बात कर दी। शायद AS2 का नाम पूछ लेता तो काफी लोग बता देते, बट अंदर जाके बात पूछ ली तो काफी डिफिकल्टी रहती है बताने में। अब IFRS 13 का नाम पूछ लिया, अब इतने सारे एएस के नाम याद करो, इतने सारे इंडियस के नाम याद करो, इतने सारे IFRS के नाम याद करो, जिसमें कौन सा आ गया, IFRS 13। तो ये भी गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देखो आप, इस क्वेश्चन में ये जो मैंने सेकंड पे कर रखा है ये वाला गलत है। इसका आंसर फोर्थ होगा। मैंने जानबूझकर से सेकंड वाला कर रखा है बताने के लिए, क्योंकि सेकंड ज्यादातर स्टूडेंट सेकंड करके आए होंगे कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा हायर परचेज में होता है, ऐसा किस में होता है, हायर परचेज में। बट यहाँ पे बात किसकी चल रही है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, इसमें इमीडिएट आफ्टर द परचेज एग्रीमेंट ही हो जाता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, ना कि सेकंड। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि काफी जनों ने ये किया हो। अब एक क्वेश्चन आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि कुछ चीजें हमारी मिसिंग होती है, उसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टी दिशा में हम उस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम बेस ओपनिंग कैपिटल को ना बना के क्लोजिंग को बनाते हैं। अब जब क्लोजिंग को बेस बनाया और आपको ऊपर जाना है तो क्या करोगे, ऊपर से नीचे तक जो जो चीजें माइनस करी थी वो वापस ऐड करोगे,
और जो ऊपर से नीचे आते वक्त ऐड करी थी उसको वापस से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो बताओ, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग तुमने ऊपर से नीचे आते हुए माइनस करी थी, अब नीचे से ऊपर जा रहे हो वापस ओपनिंग की तरफ, तो क्या करोगे, ऐड। एडिशनल कैपिटल ऐड करी होगी नीचे से ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे से ऊपर जाते हुए क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। और ओपनिंग कैपिटल प्लस करी थी तो इसको क्या कर दोगे, वापस से माइनस। वन नंबर क्वेश्चन, शेड्यूल थर्ड दिया हुआ था हमें फाइनल अकाउंट्स एंड मैनेजर रेमुनरेशन वाले चैप्टर में। अब बात यह है उसमें सब लोग मैनेजर रेमुनरेशन पढ़ जाते हैं, हालांकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है बट ज्यादातर लोग सिर्फ मैनेजर रेमुनरेशन पढ़ जाते हैं। शेड्यूल थर्ड बहुत ज्यादा लंबा है तो उसको सोचते छोड़ो, देख लेंगे जैसा भी आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट कभी ना कभी तो पड़ी हुई है। बट इसमें क्या है कि पी एंड एल का वो क्या पूछ रहा है, पार्ट कौन सा पूछ लिया। शेड्यूल थर्ड पूछा जो पूछा उसके अंदर पार्ट कौन सा पूछ लिया। तो हर जना अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, पी एंड एल पहले आता है, बैलेंस शीट आती है। तो अगर मैं नहीं पढ़ा हुआ हो मेरे, तो मैं क्या करूंगा, पी एंड एल को पार्ट वन दे दूंगा, क्योंकि पी एंड एल पहले आता है। बट इसमें बैलेंस शीट का पार्ट वन होता है और पी एंड एल का पार्ट क्या होता है, सेकंड होता है। अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। तो जब मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो ये पूछ रहा है मेरे से फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज हम फॉर्मूला पढ़ते तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो अगर मैं इसमें ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लगाऊंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो ज्यादातर लोगों को ये याद है कि ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाते, फॉर्मूला वही लगाते हैं और उसी में अड़ जाते हैं। अब इसमें होगा, पहले ईबीआईटी लूंगा 12,000, फिर इसमें से मैं डिबेंचर का क्या माइनस करूंगा, इंटरेस्ट 5,000, मेरा आया 7,000, क्या आया, ईबीटी। ये क्या था, ईबीआईटी। फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इससे आंसर नहीं आएगा, उसका रीजन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 14%। तो उसका भी कुछ एडजस्टमेंट होगा, उसका क्या एडजस्टमेंट होता है, 12,000 अपॉन, नीचे से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स रेट, मतलब यहाँ पे होता है पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स रेट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 7,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 2,800 रुपये था और डिवाइडेड बाय 70%। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 7,000 माइनस 4,000। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12,000 बटा 3,000 तो हमारा आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4। 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये अपन ने ईबीआईटी लिया जब ये बिफोर टैक्स था, ईबीआईटी का मतलब बिफोर टैक्स। 7,000 हमने ईबीटी लिया, ये भी बिफोर टैक्स था। तो इसको आफ्टर टैक्स कैसे रहने दे, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे, इसको भी हम क्या बनाएंगे, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स बनाने का क्या तरीका होता है, डिवाइडेड बाय उसकी टैक्स रेट का जो बचा हुआ अमाउंट है उसे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बट अब क्यों करते हैं ऐसा, इतना ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ कि इस लेवल के भी क्वेश्चन आए, जिसने थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ रखा होगा हो जाएगा उससे, बाकी ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए तुम्हें थोड़े बहुत क्वेश्चन करा दिए, बाकी मैंने तुम्हें पूरी की प्रोवाइड करी है। फिर भी तुम्हें कुछ किसी क्वेश्चन के पीछे रीजनिंग चाहिए हो तो तुम लोग मुझे क्या करना, कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप के नंबर बता देता हूँ, 7597517575। ये मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी। आप जब भी चाहो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, किसी भी चीज़ का आपको रीज़न जानना हो कि ऐसा आंसर क्यों आया, तो मैं आपको श्योरली वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहली बात हो गई कि पेपर आसान नहीं माना जा सकता,
दूसरी बात ये हो गई कि जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से 110 तक चली जाएगी, और जो मेल कैंडिडेट है उनकी 118 तक चली जाएगी। ठीक है, ये जो 140 150 है मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। बाकी 10 अक्टूबर तक मेरे ख्याल से की आ जाएगी, उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये जो की निकाली है मेरे ख्याल से, अब यूट्यूब पे शायद मैं ही पहला जना हूँ इसको निकालने वाला, और पूरी कोशिश की गई है कि इसको 100% एक्यूरेसी से निकाला जाए, और ये 100% एक्यूरेसी से निकाली गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखना, आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। बाकी जो भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोग मेरे को क्या करना, मैसेज करके पूछ लेना। थैंक यू।